हेलो। आज हम एक बेसिक टॉपिक केमिस्ट्री का हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। टॉपिक तो अधिकतर का सब्जेक्ट में कॉमन ही रहते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो टॉपिक है, ये आप कोई भी केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे 10+2 पढ़िए, चाहे आप बीएससी करिए, चाहे आप इंटर करिए, चाहे आप बी फार्मा करिए, या आप बीटेक करिए या पॉलिटेक्निक करिए, कुछ भी करिए, ये तो टॉपिक आपका कॉमन टॉपिक है, ये रहेगा ही। तो ये है कि मेन ये इसीलिए हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते वक्त उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसको टॉपिक को डिवाइड किया हमने, तो इसमें सबसे पहले जैसे आपका आएगा बेसिक्स। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे बेसिक्स, ठीक है, तो बेसिक्स में क्या है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसमें बेसिक्स में क्या क्या होता है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, तो एटम की नॉलेज के लिए हमको क्या क्या आना चाहिए। तो एक पार्ट हो गया बेसिक, और दूसरा पार्ट हम उसमें रख देते हैं सिलेबस। तो पहले हम देख लें जरा सिलेबस में क्या क्या है। तो एक कॉलम और हम बना ले रहे हैं इधर पे। एक कॉलम और बना ले रहे हैं, जिसको हम बोल दे रहे हैं सिलेबस। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया। अब सिलेबस को हम पहले देख लें, क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना कि हमको पढ़ना क्या क्या है आखिर। तो इसमें हमको पढ़ना है बेसिक तो आपके अलग हो जाएंगे। सिलेबस में आपके क्या क्या है, एक तो आपके इसमें सबसे पहले हैं रूल्स। तो रूल्स में आपके जैसे हुंड रूल है, ठीक है, एंड आपका आफबाउ रूल है, आफबाउ रूल है, और आपका पाउलीज है। ठीक, आप उसके बाद है आपका क्वांटम नंबर्स। उसके बाद है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप इसके बाद है इसमें आपके मेमोटी हो गया, बाउ रूल्स हो गए, क्वांटम नंबर्स हो गए। मेन आपके ये सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन भी है। ठीक, अब ये तो हमारे टॉपिक्स हो गए। इतने हमको देखने में तो लग रहा है कि खाली इतने ही, ये 5-6 टॉपिक हैं हमारे पास सिलेबस में, तो बस इतना ही पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। लेकिन इनको पढ़ने के लिए जो आपका बेसिक तैयार होगा, उसको आप देखिए कि क्या क्या पढ़ना है आपको, बेसिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको। क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में तभी आएंगी जब आपकी ये सारी चीज़ें तैयार होंगी। क्या क्या तैयार होगा कि पहले तो सबसे पहले व्हाट इज एटम। ठीक, तो एटम होता क्या है। ठीक, दूसरी बात फिर एटम्स के पार्टिकल यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आपको पता है, इनके नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन। और सेकंड क्या है, प्रोटॉन। थर्ड क्या है, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन। उसके बाद एटॉमिक मॉडल। आप देखिए आपका सिलेबस तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आपको बेसिक टॉपिक्स जो पढ़ने हैं वो ज़्यादा है। एटॉमिक मॉडल हो गया, एटॉमिक मॉडल में आपके 3-4 तरीके के मॉडल हैं, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, और टॉमसन का भी बहुत थोड़ा सा है, बट टॉमसन का भी थोड़ा सा है। अब एटॉमिक मॉडल हो गया, बेसिक एटम। आपको और क्या क्या पढ़ना है, आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है, एटॉमिक वेट हो गया, आइसोटोप्स हो गए, अब इसी तरीके से आइसोबार्स हो गए। ठीक है, अब जब आपके पास एमओटी पढ़नी है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो थोड़ी सी आपको वीवीटी भी पढ़नी चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे ये सारी चीज़ें।
ठीक है। तो ये हमने अपने टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया कि हमको बेसिक्स में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है और सिलेबस में हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बेसिक्स हमको बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, बस रिवीजन जैसा करना है कि हाँ, हमारे पास चीज़ें याद है हमको कि नहीं याद है, बस। और सिलेबस हम क्लियर पढ़ेंगे और जो ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसलिए थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है उनको देख लेते हैं कि बेसिक्स में हमारे पास क्या-क्या है। एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, पीवीटी और कुछ दिखेगा थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, हाँ, बीवीटी के बाद आपको पढ़ना है इसमें ऑर्बिटल्स। ये तो वैसे आपके थोड़ा बहुत सिलेबस में भी मान लीजिए और ये आपके बेसिक्स में भी है। ऑर्बिटल्स हैं और सेल्स है और सब सेल्स हैं, ठीक है। और जब आप एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें आप ये भी पढ़ लेंगे कि इसमें क्या-क्या थ्योरीज थी जिससे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है या ऑर्बिटल्स में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये आपका ये पूरा कवर करेगा। बहुत शॉर्ट में हमने नोट्स बनाए, लेकिन फिर भी ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक नीड जो है वो सब क्लियर हो जाएंगे इसमें कि क्या है। जैसे एटम इज अ बेसिक पार्टिकल ऑफ एनी स्पीसीज और स्पेस, कैंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये थ्योरी देखते ही आपको याद आ गया होगा, एक नाम जॉन डाल्टन का नाम है। सबसे पहले एटम को जो डिफाइनाइज जो किया है वो जॉन डाल्टन ने किया है। 1805 में इन्होंने बताया था कि एटम इज अनडिविजिबल, या कह सकते हैं can't be divided and different element can't be divided, ये कहा था सबसे पहले। and it is a basic unit of any species या any substance। और इसके लिए जॉन डाल्टन ने एक चीज और भी कही थी, कहा तो बहुत कुछ था लेकिन हमने 2 चीजें इसमें रखी हैं कि एटम cannot be divided and different elements have different atoms and same element have same atoms। ये इन्होंने जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था। लेकिन उसी को 70 to 80 ईयर्स के बाद सर जे थॉमसन आए। 70 to 80 ईयर्स तक काफ़ी इसमें डिस्प्यूट बना रहा और सब डिस्कशन चलता रहा। लेकिन उसके बाद सर जे थॉमसन आए और जे थॉमसन ने इसको पूरी तरीके से, इनकी इस एटम की थ्योरी को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। और कैंसिल कैसे किया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने कैथोड रेज ट्यूब में किया था। और ये कैथोड रेज का ये डायग्राम है जो आपने अधिकतर देखा होगा, आपकी बुक्स में भी ये मिल जाता है। इसमें क्या है कि इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है एक एनोड है। आप जानते हैं कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो कैथोड जो होता है उसको इन्होंने हाई वोल्टेज से जोड़ा हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने एक हाई वोल्टेज से जोड़ा है। और इस ट्यूब में ये जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें जो है वैक्यूम लगाया हुआ है और इसमें प्रेशर बहुत कम रखा हुआ है, वेरी लो प्रेशर रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये हाई वोल्टेज में इसको अटैच करके इसमें इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, वैसे ही कैथोड की प्लेट से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की तरफ भागते हुए नजर आती हैं, जो अट्रैक्शन फील कर रही हैं एनोड की तरफ। और एनोड से अगर पीछे की तरफ जो है एक ग्रीन, यानी ये यहाँ पर जिंक की एक प्लेट भी लगी हुई है इसमें ग्लास ट्यूब में ही, तो इस यहाँ पर एक फ्लोरेसेंस भी दिखाई देती है। तो इन्होंने इसको कहा कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं। और इनको नेचर भी इन्होंने तुरंत डिसाइड कर दिया कि ये नेगेटिव है, तभी तो ये पॉजिटिव की ओर जा रही हैं, यानी एनोड की ओर जा रही हैं। लेकिन अब आगे चीज ये थी कि इसमें और भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। यहाँ तो कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये देखा कि अगर इन कैथोड रेज के बीच में हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, स्पेशली अगर हम व्हील रख दें, एक पहिया टाइप का रख दें, तो पहिया घूमने लगता है और अपने पीछे एक परछाई भी छोड़ता है। तो उससे ये डिसाइड हुआ कि ये जो रेज हमको दिख रही हैं, ये रेज कंटिन्यू रेज नहीं है, इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो रनिंग करते हुए हमको रेज की तरीके से फील हो रहे हैं। अब नेचुरली ये कैथोड रेज निगेटिव थी तो इनके पार्टिकल भी नेगेटिव रहे, तो इनको जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट जो जाता है वो थॉमसन को जाता है, ठीक है।
तो इन्होंने ये देखा कि अब ये तो वही चीज़ें हैं कि कैथोड आर नेगेटिव इन चार्ज, दे आर रनिंग इन स्ट्रेट वे एज दे फॉर्म शैडो व्हेन वी पुट, ये चीज़ें वहीं आपकी लिखी हुई हैं। और इसकी खास बात ये थी, ये तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। आप कैथोड रेज की कुछ क्वालिटीज़ क्या हैं कि ये जो है एक्स रेज प्रोड्यूस करती थी, और ये चूँकि ये बहुत वेरी लो प्रेशर पर काम कर रही हैं और इसमें वैक्यूम भी है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका या कैथोड रेज का जो E/m है वो मेटल या गैस पर डिपेंड नहीं करता है। फ्लोरेसेंस तो आपको बताया, जिंक प्लेट लगाई हुई है तो फ्लोरेसेंस भी इसमें होता है, और ये जो है चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन भी ये शो करती है। तो ये खास बात थी। उसके बाद फिर इसी एक्सपेरिमेंट को जब और आगे बढ़ाया गया तो उसमें उन्होंने अब थोड़ा सा खेलना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम इसी को वोल्टेज तो इतना ही रखेंगे लेकिन प्रेशर जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने देखा कि जैसे इसमें प्रेशर बढ़ाते हैं, थोड़ी सी गैस इसमें रहती है, वैक्यूम को लो कर देते हैं, तो जो गैस के आयन, गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक कैटायन का फॉर्म ले लेते हैं, और ये कैटायंस जो होते हैं वो कैथोड की ओर रनिंग करने लगते हैं। तो जब ये कैथोड की ओर रनिंग करते हैं तो ये भी एक रेस जैसे ही दिखाई देते हैं, बट ये जो होते हैं होते तो पार्टिकल ही हैं, क्योंकि ये भी जो है शेडो दिखाते हैं और ये व्हील को ये भी घुमा देते हैं। तो इसलिए इनको भी इन्होंने कहा कि इन जो रेस जैसी दिख रही थी इन पार्टिकल से मिलकर, इनको कहा गया एनोड रेस, और जो पार्टिकल्स थे उनको कहा गया प्रोटॉन। ठीक है, तो ये और इनकी क्या खास बात थी कि एक तो ये कलर्ड थी और ये एक्सरेज नहीं शो करती थी, और इनमें जो है E/m रेशियो जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। E/m रेशियो जो नेचर पे डिपेंड क्यों करता है गैस के नेचर पे, क्योंकि ये गैस के कैटायंस ही हैं। केवल हाइड्रोजन में हम कह सकते हैं कि कैनाल रेज जो है वो प्रोटॉन से बनती है, क्योंकि हाइड्रोजन का पार्टिकल आप जानते हैं कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो रिलीज कर देगा तो उसके बाद नेचुरली प्रोटॉन बचेगा। तो इसीलिए E/m का जो वैल्यू है वो भी हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इसका वेट कितना होता है 9.1 × 10⁻28 किलोग्राम होता है। अब नेचुरली प्रोटॉन का पॉजिटिव में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं एटॉमिक मॉडल पे। तो एटॉमिक मॉडल में थॉमसन का नाम भी आपने सुना है, हमने इसमें बहुत एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये शॉर्ट में नोट्स है। तो थॉमसन का नाम भी आपने सुना है। जो थॉमसन का मॉडल होता है वो क्लाउड मॉडल होता है, आप जानते हैं उसको। क्लाउड नहीं, उसको मेलन मॉडल कहा जाता है। तो मेलन मॉडल में क्या होता है, एक तरबूज जैसा होता है, वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है उसको। एक तरबूज जैसा होता है जिसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें बीजे जैसे धसे रहते हैं, बीजे जैसे धसे रहते हैं, और जो उसका पॉजिटिव मटेरियल होता है वो उसमें पूरे उसमें बल्क में फैला रहता है, जैसे तरबूज का जो पल्प होता है उस तरीके से। तो ये जो थॉमसन का मॉडल है ये इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये टोटली देख के ही लग रहा है कि ये किसी लायक नहीं था, इसलिए इसको भी बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया गया। बस इसमें ये था कि इन्होंने एक्चुअली पहला मॉडल दिया था इसलिए इसका नाम याद किया जाता है। बाकी जो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया गया, जो जिसको थोड़ा समझा गया, वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके मॉडल शो किया था, तो इसलिए इनके मॉडल को माना जाता है। स्पेशली इनके मॉडल में क्या बात है कि इन्होंने ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, उसको इन्होंने एक बॉक्स में रखा और उसको उसके सामने एक अल्फा गोल्ड फॉइल रखी, और इन्होंने देखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो नेचुरली ये रेडिएशन एमिट करेगा। तो इसमें अल्फा पार्टिकल जो इसके एमिट होते हैं वो जब ये गोल्ड फॉइल पर पड़ते हैं तो इन्होंने देखा कि जो है ये गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाते हैं। अब ये गोल्ड फॉइल को जब क्रॉस करते हुए आगे निकलते हैं तो उसमें रिजल्ट क्या क्या आता है वो देख लीजिए, कि उससे क्या पता चलता है कि जो ये गोल्ड फॉइल है इसमें क्या है कि ये देखिए फिगर भी आपको बता रहा है कि मैक्सिमम रेज जो है वो सीधी चली जाती हैं,
और कुछ रेज जो हैं किसी भारी वस्तु से, किसी हैवी मटेरियल से टकरा जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि एटम के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक हैवी मटेरियल है और मैक्सिमम पार्ट इसका जो है वो एम्प्टी है। कुछ ऐसा देखा कि कुछ चीजें जो है वो किसी से अट्रैक्ट होकर डेविएशन शो कर रही हैं, मतलब अपने मार्ग से भटक जा रही हैं। तो इसके बिहाफ पे इन्होंने 3 चीजें इन्होंने जो ऑब्जर्व की, उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करके क्या उन्होंने डिसीजन किया। तो उन्होंने ये बताया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी और सम सॉलिड हैवी सब्सटेंस पॉसिबल इन सेंटर ऑफ एटम, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा। और जो ये पॉजिटिव सब्सटेंस रिजाइड इन वेरी स्मॉल स्पेस, यानी कि प्रोटॉन हो गए। दे हैव दैट हैवी पार्ट इज न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल देन एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये ऑब्जर्वेशन था उनका, उसी के भी आपको उन्होंने बताया। अब उन्होंने मॉडल क्या बनाया, मॉडल में सिंपली उन्होंने ये बना दिया, जैसे आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि ये जो है इसको मॉडल क्या बनाया है इन्होंने, एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का काफ़ी फेमस मॉडल है और आप लोग जानते ही हैं। इसमें इन्होंने ये जो एक समरी जो कही जाती है वो ये हुई कि इसका जो सेंटर पार्ट है वो बीच में रहता है, यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो बीच में रहेगा इसके। और इसको इन्होंने ये एक न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्होंने कहा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, सर्कुलर मोशन करते हुए, यानी कि चक्कर लगाते हुए लगातार एनर्जी का रिलीज करते रहते हैं और इसमें राउंड ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल बन गया था। तो लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वैसे तो ये काफ़ी हद तक शुरुआत में इसको मान लिया गया कि हाँ ये सही है, लेकिन जैसे ही क्वांटम थ्योरी आई, यानी कि मैक्सवेल की थ्योरी आई, मैक्सवेल की थ्योरी ने तुरंत ये कहा कि जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो लगातार मूवमेंट में रहते हैं, उनमें रेडिएशन एमिट होता रहता है और उनकी एनर्जी लॉस होती रहती है। तो इस हिसाब से जो रदरफोर्ड ने बताया कि इन्होंने ये कहा कि जो है ये सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन रहेगा और नाभिक ये न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे से राउंड करता रहेगा, तो नेचुरली ये भी एनर्जी लॉस करता रहेगा। तो जब ये एनर्जी लॉस करता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो ये अट्रैक्शन फोर्स है, जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन पॉसिबल हो पा रहा है, जो ये वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा और नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्रोटॉन जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और न्यूक्लियस जो होगा वो पूरा, वो जो एटम जो होगा वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका इन्होंने स्टेबिलिटी पूरी तरीके से इनके मॉडल में कैंसिल हो गई कि मतलब एटम की स्टेबिलिटी पे इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक और क्वेश्चन था, तब स्पेक्ट्रम की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो स्पेक्ट्रम के बारे में भी ये कुछ नहीं बता पाए। उसके बाद इसको अमेंडमेंट करने के लिए आए बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल को सोलर मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने इसको मैक्सवेल की थ्योरी से काफ़ी इंस्पायर हुए और तब इन्होंने इसको मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई में उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव तो करता है और उसके चारों तरफ ही मूव करता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि किसी भी कहीं भी मूव करता रहे और लगातार कहीं भी एनर्जी लॉस करता रहे, इस तरीके से नहीं करता है। ये कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं उनमें करता है और उन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे हमने अब आपको दिखा दे रहे हैं, इसमें देखिए बना हुआ है, यहीं पे देख लीजिए। तो इन्होंने इसको इस तरीके से बनाया, ये नहीं कि आप ऐसे राउंड राउंड कहीं भी कर लिया, वो नहीं। उन्होंने ये बताया कि इसके चारों ओर जो है कुछ ऑर्बिट्स होते हैं या सेल्स होती हैं जिनको कह सकते हैं आप, तो उनकी एनर्जी फिक्स होती है और उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं, और जिसमें ये मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल होना जरूरी होता है। और ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एमिट नहीं करते हैं, एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। ये
जब ये अपनी सेल को चेंज करते हैं, अगर इन्हें हायर सेल में जाना है तो इन्हें हायर एनर्जी की नीड रहती है, तब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और तब ये जाएंगे हायर सेल में। अगर इन्हें लोअर सेल में जाना है तो इन्हें एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, तो एनर्जी थोड़ी रिलीज करके तब ये लोअर सेल में चले जाते हैं। और इस तरीके से ये जो है लगातार एनर्जी का रेडिएशन रिलीज नहीं करते हैं। तो इस बिहाफ पे ये जो मैक्सवेल की थ्योरी थी उसके बिहाफ पे इन्होंने इसको ये बताया, जिससे इलेक्ट्रॉन की एटम की स्टेबिलिटी क्लियर हो गई। अब इन्होंने ये भी बताया कि जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं इनका कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि ये कंटिन्यू रनिंग करते रहते हैं, तो ये जस्ट लाइक वेव बिहेव करते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो एंगुलर मोमेंटम इन्होंने इक्वल कर दिया mvr या NH अपॉन 2 पाई के इक्वल। तो ये फार्मूला एक दिया mvr इक्वल NH अपॉन 2 पाई। तो इनको इसलिए बोहर्स की थ्योरी जो है वो क्वांटाइज थ्योरी भी कही जाती है, क्योंकि इन्होंने सेल्स को क्वांटाइज कर दिया था। और इन्होंने जो है सेल्स को एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ किया, जैसे KLMN, और KLMN में जो इनका नंबर ऑफ सेल्स को 1 2 3 4 भी दिया। अब यही n जो है आपका है, ये आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाएगा। ये देखिए वही चीज़ें आपकी दी हुई हैं, फिक्स अमाउंट विच मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ कंसीडर्ड सेल्स, फेलियर ऑफ दिस मॉडल। अब ये काफ़ी हद तक ये सक्सेस हो गया था, बट इसमें भी कुछ अभी कमियां रह गई थी, कि जैसे इसी के बीच में एक आप जानते हैं डी ब्रोगली का नाम आता है। डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दे दी। हाइपोथेसिस में इन्होंने ये कहा कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है वो डुअल नेचर शो करता है, यानी वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। तो इसमें जो है इन्होंने जो बताया वो पूरा इन्होंने पार्टिकल का नेचर ही बताया, इन्होंने वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया था। और इन्होंने एक चीज और, हाइजेनबर्ग का भी प्रिंसिपल आपने आगे पढ़ा हुआ है, तो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को भी रदरफोर्ड का इनका बोरबरी का जो मॉडल था वो क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि इन्होंने एंगुलर मोमेंटम को भी बताया है और इन्होंने KLMN को भी बता दिया। तो इस हिसाब से पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन कर दी थी। और इनके उसमें स्पेक्ट्रम तो तब हुआ था ही नहीं, तो स्पेक्ट्रम की भी डिस्कवरी इनके उसमें नहीं हो पाई थी, स्पेक्ट्रम का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को भी नहीं बता पाए थे। जीमैन इफेक्ट होता है जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेव्स हों या जब उनका मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है उसको स्टार इफेक्ट कहते हैं। इसका भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आज का वीडियो यहीं ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल स्टडी करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा है कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी एंड प्रोटॉन डिस्कवरी, कैनाल रेज, ये सब स्टडी कर लिया है। अब हम आगे आते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पे। तो डुअल नेचर की जो हाइपोथेसिस है वो सबसे पहले उसको देने का क्रेडिट जाता है डी ब्रोगली को। डी ब्रोगली ने सबसे पहले हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस का मतलब उन्होंने केवल बोला था, बस उनका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, ऐसे ही उन्होंने एक कल्पना थी उनकी, हाइपोथेसिस थी, उसमें उसके बिहाफ पे उन्होंने बोला कि जो है ये जो मूविंग पार्टिकल जो होता है वो जस्ट लाइक बिहेव एज अ वेव। अब उस हाइपोथेसिस का बेस उनको कहाँ से मिला था? उनको बेस मिला था मैक्स प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी से। क्वांटम इन्होंने मैक्स प्लांक्स ने क्या बताया था कि जो लाइट वेव्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स। तो और उन फोटॉन को h न्यू या mf के से आप शो कर सकते हैं। तो इसी बिहाफ पे डी ब्रोगली ने अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी और इन्होंने कहा कि एनी मूविंग पार्टिकल बिहेव एज अ वेव। तो मूविंग पार्टिकल में तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी आता है, तो इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों की तरीके से बिहेव करता है। और इसके लिए इन्होंने प्रूव किया दिया कि पार्टिकल की तरीके से इसमें जो बिहेव करता है उसके लिए प्रॉपर्टीज होती हैं मास एंड वेलोसिटी, या आप इसको कह सकते हैं C या V से डिनोट कर सकते हैं, या और जो वेव की तरह बिहेव करता है उसके लिए इन्होंने देखा कि इसमें एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि इसमें वेवलेंथ होती है। तो इस बिहाफ पे इन्होंने कहा कि ये पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से बिहेव करता है। उसके लिए इन्होंने एक जनरल सा फार्मूला भी छोटा सा दिया है, जैसे
अ, हम सभी जानते हैं कि जो ये पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन होता है, कल आपको बताया भी था कि जो बोरबरी के जो एटॉमिक मॉडल में आपने देखा था कि जो सेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रनिंग करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसमें। और इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन का जो एग्जैक्ट कंडीशन है वो ये है कि वो अपनी एक्सिस पर भी रन करते हैं और अपनी एक्सिस के साथ साथ न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के चारों ओर भी रनिंग करते रहते हैं। ये देखिए होता ये है, ये जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैसे रन करते हैं ये आपको देखना है। इसमें जो आप सभी जानते हैं वैसे, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो सेल्स होती हैं इसके चारों ओर, ये जो सेल्स होती हैं इनमें मूव करता रहता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक ऑर्बिट है तो एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि एक रनिंग कर रहा होता है क्लॉकवाइज और एक दूसरा रनिंग कर रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें होता क्या है कि इसी की वजह से इनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो जीरो हो जाता है। बट इसमें मूवमेंट दो तरीके का दिखता है। एक तो ये इसके जो है सर्किल में चारों तरफ इसके सराउंडिंग में रनिंग करते हैं और एक ये अपनी एक्सिस पे रनिंग करते हैं। इसीलिए इसको सोलर मॉडल कहा गया था कि अर्थ का भी वही है, तभी तो डे नाइट होता है और फुल ईयर होता है कि ये जब पूरा अपना सर्किल कंप्लीट करती है तो फुल ईयर होता है, जब अपनी एक्सिस पे रन करते हैं तो डे नाइट होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपने न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीके से रनिंग करता है। तो इसी के बिहार पे डी ब्रॉगली ने बताया कि इसमें पार्टिकल, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे रन कर रहे हैं और एज अ वेव जब ये चारों ओर रनिंग करते हैं तो ये दो तरीके का बिहेव करते हैं। और इसी के लिए इन्होंने mc स्क्वायर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला दिया, जिसमें m जो है मास है, c जो है आपका वेलोसिटी है और h जिसमें प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है। और न्यू इक्वल टू आप सब जानते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी ऑब्लिक लेमडा। तो अगर हम इसी में फार्मूला एक और बना लेते हैं तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम ये न्यू की जगह पे यहाँ पर अगर हम सी बाई लेमडा लिख दें तो फिर क्या फार्मूला हमारा बन जाएगा, ये हो गया सी अपॉन लेमडा। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा जो स्क्वायर है ये सी को कट कर देगा और हमारा न्यू फार्मूला आ जाएगा
MC इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। अब ये जो MC है ये एंगुलर मोमेंटम को एक्चुअली शो करता है, तो अब आप इसको बोल सकते हैं P। तो हमारा जो डी ब्रोगली की जो फार्मूला आता है वो बनेगा जाके जो डी ब्रोगली की हमारी थ्योरम आएगी वो हमारी बनेगी जाके P यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। तो हमारा जो फार्मूला बना ये बना एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। तो यही आपने अभी देखा कि इसमें देखिए आपने डी ब्रोगली की थ्योरी में यही अभी आप देख रहे थे कि इन्होंने ये फार्मूला दिया है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P या P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। ये इन्होंने थ्योरी पूरी डिस्कवर की। अब उसके बाद इनकी हाइपोथेसिस मैक्सवेल के उसके प्लैंक के थ्योरम के आधार पे इन्होंने प्लैंक के थ्योरम के बेस पे इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया और इन्होंने एक फार्मूला दे दिया, अपना एक फार्मूला दे दिया कि लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P या लैम्डा इक्वल टू H अपॉन MV या MC कह सकते हैं इसको, या लैम्डा इक्वल टू H अपॉन √2 KM, K जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और या √2 MQV, Q यहाँ पे कूलाम्ब है यानी कि चार्ज है और M मास है और V इज वेलोसिटी है। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो ये हाइपोथेसिस थी इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट इसको प्रूव करने के लिए कई लोग थे जैसे प्लैंक्स थे। उसके बाद डेविसन जर्मन ने भी एक प्रैक्टिकल किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बिहाफ पे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के बेस पर भी इसको क्लियर किया जा सकता है। उसके बाद इसको और एक साइंटिस्ट आए हाइजेनबर्ग ने अपना एक प्रिंसिपल दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका जो बोरबरी ने कहा था कि उसका मोमेंटम और उसका एग्जैक्ट पोजीशन दोनों को एक साथ क्लियर नहीं किया जा सकता है। अगर आपको पोजीशन सही क्लियर पता चलेगी तो मोमेंटम आप उसका नहीं बता पाओगे, मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी भी आप उसको कह सकते हैं, और अगर मोमेंटम आपको पता होगा तो फिर पोजीशन नहीं पता होगी। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था जिसके अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली इम्पॉसिबल। ठीक है ना, साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन मूविंग पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। ये इन्होंने उसका एक फार्मूला दिया, इसके भी आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब ये सब जो है डुअल नेचर को ही शो कर रहे हैं। अब इसी डुअल नेचर को श्रोडिंगर ने भी आगे प्रूव किया है, उसी के बिहाफ पे श्रोडिंगर ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट एक थ्योरम दी है, इन्होंने एक डेरिवेशन दिया जिसमें इन्होंने एक इक्वेशन दी है और उन्होंने कहा कि जो इसकी पोजीशन जो 3 डायमेंशनल एरिया में पोजीशन होती है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो 3 डायमेंशनल एरिया में करता है, उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो ऑर्बिटल में इसके जो 3 डायमेंशनल मूवमेंट होता है उसमें 3 वेरिएंट काम करते हैं और उन्हीं 3 वेरिएंट को उन्होंने कहा क्वांटम नंबर्स। तो इन्होंने ये कहा कि जो वेरिएंट काम करते हैं जो उसकी पोजीशन को उसके डायरेक्शन को क्लियर करते हैं उनको क्वांटम नंबर कहा जाता है। सो श्रोडिंगर ने पार्टिकल के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया अपनी एक सिंपल सी इक्वेशन के थ्रू, और ये इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। अब इन्होंने क्या क्या बताया है, ये देखिए वन डायरेक्शनल के लिए है क्योंकि ये खाली एक्स डायरेक्शन के लिए है। साई इसमें देखिए आपका ये वेव
वेव फंक्शन है। और ये पाई तो आप जानते हैं, m इज मास, h इज प्लैंक कांस्टेंट, e इज एनर्जी एंड v इज पोटेंशियल एनर्जी, e को काइनेटिक एनर्जी भी आप कह सकते हैं। ये जो है ये पूरा एक इक्वेशन दी, ये वन डायरेक्शनल के लिए है। अगर हम जानते हैं कि जब 3 डायमेंशनल मूवमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये तो डुअल नेचर हो गया। अब डुअल नेचर के बाद हम जनरल जो आपके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, और क्या क्या इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या बताया था बेसिक्स में, और क्या चीज़ें थी। ये तो डुअल नेचर हो गया। अब उसके बाद एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन present in atom are known as atomic number. The number of the sum of total number of electron or proton or atomic number and number of neutron is known as atomic weight. Isotopes क्या होते हैं? The more than one elements have same atomic number but different atomic mass. These are isotopes, just like hydrogen, protium, deuterium, tritium. And isobars, more than one elements have same atomic mass but different atomic number are known as isobars. ठीक है, तो ये भी सब एग्जाम्पल आपको पता है। आइसोटोन्स होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको क्लियर होंगे। अब इसके बाद वीबीटी आती है। वीबीटी जो आपको बताती है, वीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्पेशली जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? The overlapping of more than one orbital, different type orbital भी हो सकते हैं, more than one orbital and form new orbital of new energy are known as this process is known as hybridization. अब उसमें sp है, spdf है, spd है, और sp है, sp2, sp3 और spd, sp2, इस तरीके के कई आपके sp3d, इस तरीके के कई तरीके के हाइब्रिडाइजेशन है। जैसा जैसा ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है वैसे वैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है आपके इसमें पॉलिटेक्निक के सिलेबस में तो sp, sp2, sp3 बस 3 तरीके का है। बाकी बीएससी में आपके 6 तरीके का स्पेशली पढ़ते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, इस तरीके का पढ़ते हैं। बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। बस वीवीटी में एक बात और ध्यान रखनी है कि वीवीटी की जो स्पेशल थिंग एक और क्या होती है कि इसमें जो पेरेंटल ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो पेरेंटल ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज न्यू ऑर्बिटल्स में एज इट इज बनी रहती हैं, वो उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। ठीक है, हाँ, तो ये वीवीटी हो गया। तो इसमें ये तो सिंपल चीजें थी, कुछ नहीं। अब आपके बाद ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं। ऑर्बिटल सबसेल को एक नजर जरा देख लीजिए क्या क्या है। ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑर्बिटल या सबसेल कह सकते हैं इनको, एसपीडीएफ। अच्छा, ऑर्बिटल होते क्या है? सबसेल क्या होते हैं? सेल जो होता है वो डिवाइडेड होता है, और सेल में सब सेल का नंबर जो होता है वो उसके n नंबर के बराबर होता है। जैसे n क्या हुआ, अगर फर्स्ट 1s है तो 1s में कितना ऑर्बिटल होगा? एक ऑर्बिटल। p जो होता है 2 में जाता है तो p यानी कि k जो होता है उसमें 1 होता है, n=1। k आपने पढ़ा है, देख लीजिए, इसमें बता देते हैं आपको, ऊपर देख लीजिए यहाँ जैसे था। तो k जैसे है तो ये पहला सेल है, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा यानी कि 1s। अब इसमें l में जाएंगे तो l के लिए n का मान 2 होता है, तो इसमें 2 ऑर्बिटल होंगे, 2s और 2p। अब इसी तरीके से m जो है ये थर्ड नंबर पे जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे यानी कि 3s, 3p, 3d। इसी तरीके से n में जाएंगे तो n में जो है 3s, 4s, 4p, 4d, 4f। इस तरीके से जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ सब सेल्स भी बढ़ते जाते हैं, वही डिवाइड होकर बनाते हैं। ठीक है, अब उसमें जो है हर सब सेल में कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे आपको पता है s जो होता है इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और सब में नंबर, एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो इसमें 1 है तो इसमें 2 रहेंगे, इसमें 6 रहेंगे, इसमें 10 रहेंगे, इसमें 14 रहेंगे। अब इनके लिए एक और चीज आप ध्यान कर लीजिए, अब ये भी आगे भी हम बताएंगे, यहाँ भी पढ़ लीजिए। जैसे l है यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होती है इनके लिए सर्टेन होती है यानी कि डिसाइडेड होती है, तो ये 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल्स का देख लीजिए। ऑर्बिटल्स का पिक्चर है, जैसे ये s जो होता है वो स्फेरिकल होता है, p जो है डम्बल होता है, d डबल नंबल होता है, f जो होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। अब कुछ रूल्स हैं, हम आपके अब सिलेबस पे ही हम लोग चल रहे हैं। सिलेबस में जैसे अबाउ रूल है, आपका अबाउ रूल या n+l रूल। अब n+l रूल जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आप
पढ़ लीजिए, क्योंकि आप बाउ रूल पढ़ेंगे तो n+l की नीड आपको पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स विल फिल इन ऑर्बिटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये होता है आप बाउ रूल। आप बाउ रूल की एक ये लूडो जैसी सांप सीढ़ी होती है, आपकी बुक्स में बनी होगी, उसको देख लीजिए। जैसे 1s 2s 2p जिस तरीके से ऐसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनके इलेक्ट्रॉन्स आगे फिलअप होते जाते हैं। अब उसमें कुछ जैसे ये एक आता है कि 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिलअप होगा, तो ये 4s में पहले हो जाता है, जबकि होना 3d में चाहिए। बट यहाँ पर n+l का फार्मूला काम करता है। n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l माने आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जिसके लिए n+l का मान ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, n+l का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो ये 4+0 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। यहाँ पर 3+2 हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो गया। तो 4s में पहले जाएगा, 3d में बाद में जाएगा। अगर दोनों के लिए अगर दो n+l का मान इक्वल आ रहा होता है, तो फिर जिसके लिए n का मान ज्यादा होता है उसमें जाता है। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे 5s और 4d में भी यही प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो वहां पर भी देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुन रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है। इसका रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड इन एज फार एज पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल। अब इसमें जैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p 6 2p2 बनेगा जाकर। तो 2p2 में p में 3 होते हैं, x y और z। तो हमने x और y में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों दे दिया। ये हुंड का रूल कहता है। हम चाहते तो px में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे, आगे इनको हटा देते। बट हुंड का रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल। तो px में एक जाएगा और एक दूसरा जो होगा वो अपने बगल वाले ऑर्बिटल में तुरंत खिसक जाएगा, क्योंकि उसको भी अनपेयर्ड रहना। तो ये इस तरीके का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। पाउली का तो आप सब जानते ही हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके सारे क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते, बस यही है, सेम क्वांटम नंबर नहीं होते। अब क्वांटम नंबर देख लीजिए। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये साइज या एनर्जी ऑफ सेल को बताता है। l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये शेप या एंगुलर मोमेंटम को बताता है। और जो ये एक फार्मूला भी लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए, L+1/2π से। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है, स्पेशली ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ये फार्मूले भी लिखे हुए हैं। जैसे इसमें एल का वैल्यू ऊपर तो आपने देखी है, एसपीडीएफ के लिए कंफर्म होती है, बट जब आपको एसपीडीएफ क्लियर ना हो या टोटल नंबर ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने होते हैं, तो ये 0 से n-1 तक जाता है। इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का L से L0+1 इस तरीके से लिखते हैं, और टोटल नंबर जो होता है 2L+1 होता है। स्पिन क्वांटम नंबर तो एक अलग तरीके की क्वांटम नंबर है, जो ओरिएंटेशन को बताती है, यानी कि मूवमेंट को बताती है। तो ये अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, ये कुछ फार्मूले से वो देख लीजिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल n²। अब उसके बाद बीबीटी आपकी आगे। बीबीटी मैंने आपको पहले ही बता दी है, थोड़ा बहुत देखना है तो उसको आप देख लीजिए। इसमें आपके जैसे 2 तरीके के बॉन्ड आपको कंसल्ट करने हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये ओवरलैपिंग को ही बताता है बीबीटी। तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग होती है उसको कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक, हो गया। तो बीबीटी में आप पढ़ते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सब जानते हैं एक्सियल एंड हेड टू हेड ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड होता है साइड टू साइड और पैरेलल और लेटरल ओवरलैपिंग। ओवरलैप ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन एंड सेम ओरिएंटेशन। इसी में देखिए एक मेथड होता है जिसको आप एमओटी में, वैसे तो वो एमओटी में पढ़ा जाता है, बट यहाँ पर भी आपको बता सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है उसके लिए एलसीओ मेथड एक दिया जाता है। तो वो भी यही कहता है कि जो ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, उनका सेम साइन होना चाहिए और सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी कि जो प्लस लोब है वो प्लस लोब से, जो माइनस लोब है वो माइनस लोब से होना चाहिए। अच्छा, एक बॉन्ड लेंथ होती है। बॉन्ड लेंथ मतलब 2 एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 1/बॉन्ड एनर्जी, यानी कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है वो स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी बॉन्ड की इंक्रीज करता है।
क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है, इसलिए इनमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इसकी वजह से इनका बॉन्ड स्टेबल होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो भी सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा होती है। और जो रोटेशन होता है, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि रोटेशन जो होता है वो केवल सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल होता है, पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं होता है। और कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसमें इनिशियली पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सेकेंड बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे देखिए, थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसी में हम एक पाई ऑर्बिटल बना देते हैं। सॉरी, पी ऑर्बिटल बना दिया, तो इन दोनों की ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, ये बनाएगी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके की ओवरलैपिंग आप पी एंड पी ऑर्बिटल में भी दिखा सकते हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ठीक। अब इसी तरीके से अगर आप इसी ओवरलैपिंग को, ये ओवरलैपिंग आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, लेकिन अगर यही ओवरलैपिंग हम हेड टू हेड, ये एक्सियल ओवरलैपिंग दिखाते हैं, यानी कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग, ये रही साइड टू साइड ओवरलैपिंग। अगर ये ओवरलैपिंग हो गई तो ये बनाएगी पाई बॉन्ड। ये आपके एस ऑर्बिटल में तो पॉसिबल नहीं है, ये या तो पी ऑर्बिटल में होगी या डी ऑर्बिटल में होगी, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड बनाती है, ठीक है। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड हो गया। अब इसी में आपने जो बॉन्ड पढ़ने हैं, बॉन्ड में क्या क्या है आप जानते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ये डबल बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से कभी आपका ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा, ये नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर ये बनते हैं बॉन्ड।
ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो अभी हमने आपको बताया ना कि कोई भी बॉन्ड होगा दैट मस्ट हैव वन सिग्मा बॉन्ड। तो फर्स्ट जैसे सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो इसमें खाली एक ही बॉन्ड होता है, तो इसमें हमको केवल सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ठीक, इसमें जो है दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। एक पाई आपका बन गया। इसमें एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बन जाएगा। इसमें आपके वन सिग्मा बनना है, पहला सिग्मा बनेगा, नेक्स्ट जितना भी बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा। तो ये फर्स्ट सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये एक और पाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी बॉन्ड बनते हैं उनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होती है बिकॉज इनका एस ऑर्बिटल इनका मस्ट होता है और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनती है इसलिए स्ट्रांग होते हैं। ठीक, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आगे देखते हैं उसमें क्या क्या है हमारे पास। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है बट इसके हल्की सी इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। द रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड। अब इसके बाद आते हैं जो सबसे ज़्यादा ब्रीफली और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, दैट इज़ अ एमओटी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको इन्होंने मोलिकन और फुंड ने दिया था। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि मोर देन सबसे मेन जो इसका थ्योरी है वो मेन चीज़ ये है कि इसमें जो पेरेंटल ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जो पेरेंटल ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी आइडेंटिटी इसमें खत्म हो जाती है, उनका कोई भी कैरेक्टर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कंटिन्यू नहीं होता। अब बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी और सेम ओरिएंटेशन यानी कि सेम सिमेट्रिक होने चाहिए। यानी कि 1s का जो ऑर्बिटल है वो 1s से ही कंबाइन होगा, यानी कि जो 2s है वो 2s से कंबाइन होगा। अगर इसमें आपका p ऑर्बिटल चल रहा है तो p में भी जो px है वो px से, py है py से, इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। और होता इसमें भी वही है जैसे अभी आपको ऊपर बताया था कि प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। कुछ जैसे जिनकी सिमेट्री इक्वल नहीं होती है तो उनमें बॉन्डिंग तो नहीं होती बट उनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लेकिन उनको काउंट तो किया ही जाता है। उसके बाद दूसरे हो जाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी थोड़ी लो होती है बट वो स्टेबल होते हैं और ये कंस्ट्रक्टिव एडिशन से बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग, जो हाई एनर्जी जिनकी होती है और वो अनस्टेबल भी होते हैं और ये डिस्ट्रक्टिव सब्सट्रक्शन से बनते हैं और इनका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए, दो तरीके का होता है जिसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 से कम हो उनके लिए, या जो 14 से ज़्यादा है या उनके लिए। तो ये 14 से कम वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। अच्छा, इसमें जो होता है इसका अपना ही एक रूल होता है। जैसे अब्बाउ का एक फार्मूला, अब्बाउ के फार्मूले में आपने पढ़ा 1s 2s, तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो जैसे बॉन्डिंग जो होता है वो विदाउट स्टार दिखाते हैं, होती इसमें सिग्मा और सिग्मा और पाई बॉन्डिंग ही दिखाई जाती है खाली। बस इसमें है ये 3s 3p तक नहीं जाएंगे, ये खाली जैसे से ये है सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s हो गया। और दूसरा जैसे जाएगा तो इसमें सिग्मा एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बन गया। तो एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार लगा के दिखाते हैं, ये स्टार लगा दिया, स्टार लगा दिया और इसमें भी ये 1s हो जाएगा। तो जिस तरह का ऑर्बिटल हम लेंगे, अगर हमने 1s लिया है तो 1s के ही दो बनेंगे, एक सिग्मा बनेगा और एक सिग्मा स्टार बनेगा।
इस तरीके से आप जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अच्छा, इसमें होता भी वही है कि आप इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक तो होगा नहीं। आप मान लीजिए आपको बोरान का मॉलिक्यूल बनाना, दो तरीके के मॉलिक्यूल भी बनते हैं इसमें, हेट्रो भी बनते हैं और होमो भी बनते हैं। मान लीजिए कॉमन हो गए तो दोनों, जैसे आपके हीलियम हो गया, तो हीलियम या बोरान हो गया। मान लीजिए बोरान हम देख रहे हैं, तो बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते, तो बोरान जब B2 बनाएगा तो ये B2 बनाएगा तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हमको भरने रहेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम अपना कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ये बिलो 14 वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मे बी इसमें 5 ऑर्बिटल बने, तो सिग्मा 1s बना, दूसरा सिग्मा स्टार, वनस, फिर इसके आगे बन जाएगा सिग्मा 2s, दोनों का बनेगा, ये जो बॉन्डिंग भी बनेगा और एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। तो इसका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब 4 बन चुके हैं हमारे पास, हमारे पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं। हम जानते हैं कि हर ऑर्बिटल में हमको 2-2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो इसमें तभी 4 में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नेचुरली हम इसके आगे भी जाएंगे, बिलो 14 वाला का अप्लाई करना है आगे। तो अभी हमारा एक और ऑर्बिटल आएगा, तो इस एक और ऑर्बिटल आने के लिए हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देख लेते हैं क्या है उसमें। अब आप देखिए इसमें सिग्मा स्टार 2s के बाद π2px π2py। अच्छा, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आपको ये देखना है कि ये दोनों ऑर्बिटल इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली इस ऑर्बिटल को फिलअप करेंगे। हमारे पास जितने भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर देन वन को तो हम आधा आधा नहीं कर सकते, इसलिए मोर देन 1 होंगे तो इसमें 50-50% जाएंगे। अगर 3 है तो इसमें 2 जाएगा, इसमें 1 जाएगा। हुन्स रूल को थोड़ा थोड़ा इसमें अप्लाई किया गया है। तो इसमें जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा π2px और π2py। ये π2px बनाया हमने, इक्वल टू कर दिया, ये पाई थोड़ा छोटा छोटा बना लेते हैं कि इसमें यहाँ स्पेस नहीं है। π2py ये बन गया। अब इसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ आ जाएंगे 2, सिग्मा स्टार 1s में भी आ जाएंगे 2, फिर इसमें सिग्मा 2s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा स्टार 2s में आ गए, फिर सिग्मा 2px। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में जाएगा। ये देखिए फिलअप हो गया।
तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब अगर हम ये 14 और 14 प्लस होते हैं तो उसके फार्मूले दूसरे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि एक तो ये ऑर्बिटल बन रहा है जिसमें एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है। ये 2s का बन रहा है जिसमें एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग, और ये दोनों दोनों जो बन रहे हैं ये बॉन्डिंग बन रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें क्या है कि उसमें बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना रहता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या होता है, BO इक्वल टू, आप इसमें देख लीजिए फार्मूला क्या है इसमें। बॉन्ड ऑर्डर देखिए, आगे बॉन्ड ऑर्डर का ही फार्मूला है। व्हेन मोर देन वन मॉलिक्यूल हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर देन दैट मॉलिक्यूल विल मोर स्टेबल, हैव लेस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा वो तो बात की बात है, पहले आप इसका फार्मूला देखिए कि Nb माइनस Na, Nb जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर है, Na एंटी बॉन्डिंग है, इसका हाफ कर देते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है। आप बॉन्ड ऑर्डर को देख लीजिए जरा, हम यहाँ निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बोरान मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमको। Nb माइनस Na, तो Nb इसमें बॉन्डिंग कितना है, दो ये 4 और 4 2 6। तो हम सीधे इसमें फार्मूला नहीं लिखते, फार्मूला वहां आप देख चुके हो तो फार्मूला नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ सीधे लिखते रहे 6 माइनस, अब इसमें कितने हैं एंटी बॉन्डिंग, ये 2 हो गए, 2 ये हो गए, बस 4 है हमारे पास, 4 एंटी बॉन्डिंग डाल देते हैं और अपॉन 2। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। तो बोरान मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो 1 आया। तो बॉन्ड, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको 3 चीजें देखनी रहती हैं। एक तो बॉन्ड ऑर्डर देखना रहता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आया, इसका मतलब ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। उसके बाद इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर देखते हैं, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए भी देख लीजिए, आपको हमने डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं लास्ट शेल में तो ये पैरामैग्नेटिक है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बोरॉन मॉलिक्यूल जो हमारा है वो पैरामैग्नेटिक हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके एनर्जी डायग्राम बनते हैं। एनर्जी डायग्राम को देख लीजिए, हम इधर बना देते हैं, आपको एक एग्जाम्पल बोरान का लिया है तो बोरान का एग्जाम्पल ही दिखा देते हैं। एनर्जी डायग्राम जो बनाते हैं उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि तीनों का अलग अलग बनाएं। जैसे इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल आए, एक तो 2p आया है, एक 1s है, एक 2s है। तो हमारे पास 3 एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, चाहे तो एक में भी बना सकते हैं लेकिन हम 3 अलग अलग भी बना सकते हैं क्योंकि सबका अलग अलग बनना है, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल का अलग अलग बनता है। तो जैसे हम यहाँ पे कॉलम टाइप का बना लेते हैं। अब ये हमारा कॉलम हो गया 1s का। ये 1s हो गया। ठीक, तो 1s में हम देख रहे हैं इधर का ये हो गया, एक बोरान का ये, एक बोरान का ये हो गया। ठीक है, इसमें 2 ऑर्बिटल हमको बनाने, 2 ऑर्बिटल हम बना देना। एक ये बन गया, ये हमारा हाई एनर्जी का है इसलिए एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ऊपर बनाएंगे। इसी तरीके से हमारा एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल बनेगा,
ये बॉन्डिंग हो जाएगा। हम देख रहे हैं दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन हम इसमें बना देते हैं। इसमें भी ऐसे बन जाएंगे। ये देखिए बन गया। ये बना सिग्मा स्टार 1s। और ये बन गया सिग्मा ये बन गया सिग्मा 1s का। वो सिग्मा स्टार 1s का, ये सिग्मा 1s का। इसी तरीके से अब आपका बन जाएगा 2s का। ये देखिए इसके भी दो ऑर्बिटल आपने बनाए हुए हैं, इसके भी दो ऑर्बिटल बनेंगे। एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। इसमें भी उसी तरीके से दो इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। इसी तरीके से ये हो गया सिग्मा 2s। ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। अब इसी तरीके से आपका तीसरा ऑर्बिटल बनेगा 2p का। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें दो ऑर्बिटल हैं, इसमें दोनों हमारे, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें दो ऑर्बिटल हैं और दोनों हमारे बॉन्डिंग बन रहे हैं। दो ऑर्बिटल हैं और दोनों बॉन्डिंग बन रहे हैं। तो हम इसमें एक बड़ा ऑर्बिटल बनाएंगे। एंटी बॉन्डिंग इसमें बन नहीं रहा है तो एंटी बॉन्डिंग हम नहीं बनाएंगे इसमें, या बनाएंगे भी तो खाली रखना पड़ेगा, तो उसको नहीं बनाइए, वही ठीक है। और इस ऑर्बिटल को कर देते हैं डिवाइड, क्योंकि हमें इसमें दो ऑर्बिटल बनाने हैं, एक px और एक py।
दोनों हमारे पाई ऑर्बिटल हैं, पाई पी एक्स 2px और पाई p2y। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। ये अपर स्पिन में ही दिखेगा, कहीं भी कोई लोअर स्पिन में नहीं। यहाँ होल्ड का रूल काम करता है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड, तो इसलिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन से दिखा देंगे। और अब आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी डायग्राम इसका बन गया। ये 1s का है, ये 2s का है, ये 2p का है। ये एनर्जी का अगर आपको इसमें एरो लगाना हो तो एरो भी आप लगा सकते हो। ये एनर्जी जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जैसे बोरान का है ऐसे ही कार्बन का बना सकते हैं, ऐसे आप हीलियम का बना सकते हैं। बस एक चीज का और ध्यान रखना है कि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है। जो भी बॉन्ड ऑर्डर जिसका भी 0 होगा वो मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं होता है। बस इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिए। बाकी हो गया, ये मैग्नेटिक बिहेवियर है और ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपका पॉलिटेक्निक का पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो कंप्लीट हो गया। बाकी सिंपल चीजें हैं, बेसिक चीजें आपको बताई दी हैं। दैट्स ऑल।